अंकल, आप यहाँ पार्क में कब तक बैठे रहेंगे? घर जाइए, अब पार्क बंद करने का समय हो रहा है। चौकीदार ने पार्क की बेंच पर बैठे कामेश्वर जी से विनयपूर्वक कहा। उनकी तंद्रा अचानक से टूटी। हाँ, मैं घर जाता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। उन्होंने साथ में अपनी डायरी और पेन उठाया, उसे बैग में रखा और चश्मा ठीक करते हुए वहाँ से धीमी गति से निकल गए। घर की ओर उनके कदम बढ़ रहे थे, पर घर जाकर क्या करेंगे? घर जाने का जरा भी मन नहीं था। अकेले रहकर वही दीवारों से बातें करेंगे या फिर अपनी पत्नी प्रतिभा की फ़ोटो देखते रहेंगे। पुराने घर का पुराना सामान जो प्रतिभा जी ने संभाल कर रखा था, उन्हें छूकर अपनी यादें ताज़ा करेंगे। नींद भी तो नहीं आती है, भूख लगती नहीं है, सारी रात करवटें बदलने में ही चली जाएंगी। जैसे ही घर का ताला खोला तो लगा प्रतिभा मुस्कुराकर उनका स्वागत कर रही है। आप आ गए, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। चाय तैयार है? ये कहकर वो ऑफिस का बैग अपने हाथों में ले लेती थी और पानी का गिलास हाथ में थमाकर चाय छानने चली जाती थी। चाय के साथ उनकी मनपसंद नमकीन ज़रूर होती थी जो प्रतिभा जी खुद बनाती थी। फिर दोनों पार्क की सैर को चले जाते थे। वहाँ से आकर भी कामेश्वर जी प्रतिभा जी के साथ ही रसोई में चले जाते थे। आप बैठो, मैं कर लूँगी, वो मनुहार करके मना करती थी, पर वो भी आगे होकर मदद करते रहते थे। अब रिटायरमेंट के बाद तो घर पर ही बैठा हूँ, दिन भर बैठा ही रहता हूँ। अच्छा है ना, तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ? अब तुम भी तो थक जाती होगी। कहने को 4 बेटे 4 बहुएं हैं, पर सेवा के लिए कोई नहीं आता है। वो निराश होते हुए बोले, अभी तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही काफ़ी हैं, अपना काम खुद कर लेते हैं, किसी बेटे और बहू की ज़रूरत क्या है? वो समझाते हुए सारी निराशा दूर करने का प्रयास करती थी। प्रतिभा जी और कामेश्वर जी की शादी को 40 बरस हो गए थे। जीवन के हर सुख दुख में दोनों सदा साथ रहे थे। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। दोनों एक दूसरे की बात सहजता से मान जाते थे। दोनों की आपसी समझदारी और प्रेम से घर चल रहा था। वैसे तो 2 बेटे पहले ही हो गए थे, पर प्रतिभा जी की बड़ी इच्छा थी कि एक बेटी भी हो, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटी होगी तो माँ बाप का दुख दर्द समझेगी और अंत तक साथ निभाएगी। पर तीसरी संतान भी बेटा ही हुआ। तब वो बहुत रोई थी कि उनकी किस्मत में विधाता ने बेटी क्यों नहीं लिखी। जब चौथी बार उन्हें गर्भ ठहरा तो उन्होंने बेटी के लिए यज्ञ हवन पूजा पाठ दान दक्षिणा सभी किए, पर फिर भी चौथी संतान के रूप में भी उन्हें बेटा ही मिला। उस दिन उन्हें यकीन हो गया था कि बेटे तो भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटी तो सौभाग्य से ही मिलती है। वो इस विश्वास के साथ बच्चों की परवरिश करने लगी कि बेटे जो बहू लाएंगे उन्हें ही अपनी बेटी बना लूँगी। उनके तो 4 बेटियां हो जाएंगी। चारों बेटे पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में सदा अव्वल रहते थे। सबसे बड़ा बेटा अनुज पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और उसकी पहली पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी। सभी छोटे भाई भी अपनी भैया के पद चिन्हों पर चलकर कुछ बनना चाहते थे। दूसरे नंबर का बेटे आलोक ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और कॉलेज से ही उसका प्लेसमेंट विदेश में हो गया, तो वो वहीं चला गया। तीसरे नंबर का बेटा विक्रम भी बहुत मेधावी था। उसने MBA करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब कर ली। सबसे छोटा बेटा सिद्धार्थ को पढ़ने का शौक़ था। वो एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। चारों बेटे नौकरी करने लगे तो कामेश्वर जी अब चिंता मुक्त हो गए। उन्होंने एजुकेशन लोन लेकर चारों बच्चों को पढ़ाया और बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। चारों बेटे अब शादी लायक हो गए थे। प्रतिभा जी को बहू ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनुज डॉक्टर था तो उसने डॉक्टर से शादी कर ली। आलोक ने अपने साथ ही पढ़ने वाली इंजीनियरिंग सहपाठी से शादी कर ली और विक्रम ने कंपनी में साथ काम करने वाली को पसंद किया, तो सबसे छोटे बेटे सिद्धार्थ ने कॉलेज प्रोफेसर को जीवन साथी के रूप में चुना। ये बात अलग है कि शादी के बाद कोई भी बहू उनके पास ज़्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि वो सभी जॉब करती थी। सबसे छोटे बेटा सिद्धार्थ शादी के बाद जब अपनी पत्नी को लेकर चला गया तो वो बहुत टूट चुकी थी।
प्रतिभा जी अपने बेटे और बहू के लिए तरसती रहती थी, पर चारों को ही अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो अब उन्होंने भी मन को पक्का बना लिया था। कामेश्वर जी की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी थी। 60 के बाद वो रिटायर हो गए थे। थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उसी से अपना घर चला रहे थे। आप बात क्यों नहीं करते हो? अब आपकी तो कोई पेंशन भी नहीं है, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं अपने बेटों के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपनी पेंशन का इंतज़ाम कर लिया है। प्रतिभा जी कहती रह गई और एक रात अचानक इस दुनिया से चली गई। चारों बेटे बहू ज़्यादा नहीं रुकना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी नौकरी थी। सभी रिश्तेदार बैठे थे, तो एक ने कहा कि अब इस उम्र में कामेश्वर जी अकेले कैसे रहेंगे? अपना ख्याल भी नहीं रख पाएंगे, तो तुम चारों बेटों की जिम्मेदारी बनती है कि तुम इनका ख्याल रखो। इनकी जिम्मेदारी लो और इन्हें अपने साथ ले जाओ। बड़ा बेटा अनुज तुरंत कहता है, मैं और मेरी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अस्पताल में ही रहना होता है, बच्चों को भी हॉस्टल में ही छोड़ रखा है, इसलिए मैं तो पिताजी को अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। आलोक भी मना कर देता है, मैं तो विदेश में रहता हूं और वहां पिताजी का मन नहीं लगेगा। वहां की भाषा, रहन सहन सब अलग है। पिताजी को रहने में दिक्कत होगी और हमें भी परेशान करेंगे। फिर ये घर पर रहेंगे तो हम वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जा पाएंगे। तीसरे नंबर का बेटा विक्रम भी मना कर देता है, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और मेरा टूरिंग जॉब रहता है, मैं तो घर पर रहूंगा नहीं और पिताजी मेरी पत्नी और बच्चों को परेशान करेंगे, मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। चौथे नंबर का बेटा सिद्धार्थ भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं और मेरी पत्नी भी, हम दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं। कॉलेज की पढ़ाई के लिए पेपर सेट करने होते हैं, लेक्चर लिखने होते हैं, हमारे सेमिनार भी होते रहते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। फिर पिताजी घर पर अकेले कैसे रहेंगे? तुम चारों अपने पिताजी से इस तरह मुंह फेर लोगे तो ये कहाँ जाएंगे? एक रिश्तेदार ने टोका, ये तुम चारों की जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया है। तभी बड़ी बहू बोलती है, पढ़ाया तो कौन सा एहसान किया है? एजुकेशन लोन लिया था, उसे भी हमने ही चुकाया है, और बाकी रहा खाना पीना तो पैदा किया है तो वो तो इन्हें करना ही था। कामेश्वर जी अपने बेटे और बहू की बात सुनकर एकदम सदमे में आ गए। उन्हें आज अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वो कहती थी कि एक बेटी तो होनी चाहिए जो हमारा दुख दर्द समझ सके। 4 बेटे हैं, पर ये जब तक शादी ना हो जाए तब तक हमारे रहेंगे और बेटी शादी के सालों साल अंतिम सांस तक हमारी फिक्र करेंगी। हम सब पिताजी को मिलकर हर महीने रुपये भेज दिया करेंगे। वैसे भी रिटायरमेंट के बाद सबको पैसा चाहिए होता है, पैसा भेज देंगे और क्या चाहिए। अनुज ने कहा तो सबने हामी भरी। इतने बड़े घर में पिताजी अकेले कैसे रहेंगे? हम घर बेचकर एक छोटा सा कमरा किराए पर ले देंगे और पिताजी को वहीं रख देंगे, ताकि इनके जाने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए हमें बार बार आकर समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और हमारा हिस्सा भी हमें मिल जाएगा। चुप हो जाओ तुम सब, कामेश्वर जी की गुस्से भरी आवाज़ गूंजती है। हाँ, मैं बूढ़ा हूँ पर लाचार नहीं हूँ। तुम सब घर बेच दोगे, ये हक तुमको किसने दिया है? ये घर मेरे पैसों से बना है तो मेरा है। तुम जब मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो, हक किस मुंह से मांग रहे हो? तुम सब अपना सामान और पत्नियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं हर हाल में रह लूँगा। मुझे तुम्हारी राय या सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम सब अपनी नौकरियाँ और पत्नियाँ संभालो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। अनुज, क्या फ़ायदा तेरे डॉक्टर बनने से जब तू अपने ही जन्मदाता का इलाज और देखभाल नहीं कर पा रहा है? आलोक, तेरी इंजीनियरिंग भी बेकार है जब तू अपने ही पिता के दिल के 100 टुकड़े कर रहा है। विक्रम, तू मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता होगा पर अपने ही पिता को बेसहारा छोड़ रहा है। सिद्धार्थ, तू तो पढ़ाता है तो अपने बच्चों को ये भी पढ़ाना कि कभी अपने माँ बाप की सेवा मत करो, वरना तुम्हें परेशानी होगी।
बड़ी बहू, हाँ मैंने एजुकेशन लोन लिया था। क्या करता, कमाई कम थी, चारों को ऊंची पढ़ाई करनी थी, पर तेरे पति को खिलाने और पहनाने के लिए कभी कोई लोन नहीं लिया। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, बुढ़ापे में पैसे ना भी हो चलेगा, पर बुजुर्गों को बच्चों का प्यार, साथ, अपनापन और देखभाल चाहिए, अपना परिवार चाहिए। तभी एक रिश्तेदार ने कहा, कामेश्वर जी, आप अकेले कैसे अपना गुजारा करेंगे? हर महीने पैसे चाहिए, मैं अपनी देखभाल कर लूँगा और इसी घर में रहूँगा। मेरा घर जीते जी तो नहीं बिकेगा, और अगर मेरे जाने के बाद भी ये घर बिकेगा तो इसका 1 रुपया भी इन चारों को नहीं मिलेगा। मुझे अपने बच्चों से यही उम्मीद थी। इसका इंतज़ाम मैंने प्रतिभा जी के जीवित रहते ही कर लिया था। मुझे पता था ये नालायक हमें कभी सहारा नहीं देंगे। मैंने प्रतिभा को भी नहीं बताया था, क्योंकि वो जानती तो उसे बहुत दुख होता। मैं पहले चला जाता तो भी उसे हर महीने पैसे मिलते रहते। मैंने ये घर बैंक को रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत गिरवी रख दिया है और हर महीने मुझे पेंशन मिलती है। तभी तो इन नालायकों से पैसे लिए बिना भी मैं अपना और उसका पेट पाल रहा था। ये कौन सी स्कीम होती है? हमने तो कभी नहीं सुना, एक रिश्तेदार ने पूछा। इस स्कीम में वृद्धजन 60 साल के होने के बाद अपने मकान को बैंक में गिरवी रख कर या तो एक मुश्त पैसा ले सकते हैं या मासिक पेंशन ले सकते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर बैंक का हो जाता है। उस व्यक्ति के परिजन भी घर लेना चाहे तो पैसा देकर ले सकते हैं। मुझे हर महीने पेंशन मिलती है तो मैं अपनी देखभाल कर सकता हूँ, और मेरे जाने के बाद ये घर बैंक का हो जाएगा। इस घर का एक टुकड़ा भी इनमें से किसी को नहीं मिलेगा। तुम चारों तो बहुत कमाते हो, तुम्हें पैसों की क्या कमी है? फिर भी पैतृक जायदाद पर अपनी नज़र जमाए हो। पिता की जायदाद तो बच्चों के लिए एक आशीर्वाद की तरह होती है, जो बच्चों को देने में पिता भी गर्व महसूस करता है, और बच्चे भी इसी बहाने पिता को याद कर लेते हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं। पर यह आशीर्वाद मैं तुमको नहीं देना चाहता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कामेश्वर जी ने रूठते गले से अपनी बात पूरी की तो चारों बेटों की नज़र शर्म से झुक गई। वो अपने पिता को लाचार और कमज़ोर समझ रहे थे, पर उन्होंने मजबूत होकर जीवन के हर दुख को पार किया। अपने रिटायरमेंट के बाद भी रहने का, खाने का इंतज़ाम खुद कर लिया। अब कुछ कहने को बाकी नहीं था। जब चारों जाने लगे तो उन्होंने कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए तब तुम में से कोई भी मेरी अर्थी को कंधा देने मत आना, और दरवाज़ा बंद कर लिया। कामेश्वर जी रोज़ घंटों पार्क में बैठे रहते हैं और घर आकर पत्नी से बातें करते रहते हैं। 4 बेटों के होते हुए भी उन्हें अकेला रहना पड़ा, पर वो बुढ़ापे में भी स्वाभिमान से जी रहे थे। पाठकों, जीवन की यही सच्चाई है। आजकल बेटे के होते हुए भी कई बुजुर्गों का बुढ़ापा अकेला है, उन्हें परिवार का साथ और प्यार नहीं मिलता है। आज के युवा जो बुजुर्गों को देंगे वही उन्हें अपने बुढ़ापे में मिलेगा। इसलिए अपने माँ बाप की कभी उपेक्षा नहीं करें। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।